हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और पेपर डिस्कस करने वाले हैं हम BEGC 106, जिसका नाम है पॉपुलर लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा पेपर होने वाला है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, मतलब पेपर काफ़ी बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने हैं हर सेक्शन में से। क्लियर। अब दूसरी बात, इस पेपर को, हालांकि बहुत बड़ा पेपर है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। इस वीडियो को अभी जो मैं बना रही हूँ, इस फर्स्ट पार्ट होगा, इसके बाद जल्दी ही सेकंड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है ये वाले पार्ट की हम बात करने वाले हैं, जिसमें से ये 3 क्वेश्चंस हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों में से ही हमेशा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी आपके साथ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर लेना। जैसे हम मान लीजिए हम लोग इंडिया के रहने वाले, अगर हम बाहर जाके रहते हैं, किसी भी US में, ब्रिटेन में या ऑस्ट्रेलिया में कहीं जाके रहते हैं, तो वहाँ के जो हम माहौल को, वहाँ के एटमॉस्फेयर को व्हेन वी अडेप्ट ना, हमारी बॉडी जब अडेप्ट कर लेती है, मतलब हम उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाने को ही अडेप्टेशन बोलते हैं। हम उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कैसे करते हैं, किस तरह से हम उसको कुछ चेंजेस के साथ अडेप्ट करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन हमारा पेपर क्या है? पेपर हमारा है जिसका नाम है पॉपुलर लिटरेचर। बट इसमें हम बात करेंगे कि लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में आप अडेप्टेशन को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे कि जो अडेप्टेशन है, अडेप्टेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग, किस चीज़ को ट्रांसफॉर्मिंग करने का? कोई भी, जैसे कोई क्रिएटिव वर्क होता है, क्रिएटिव वर्क हो गया। कौन कौन से आते हैं क्रिएटिव वर्क में? नोवेल हो जाता है, शॉर्ट मूवीज़ हो जाती हैं, ठीक है, प्ले हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को क्या करना? मॉडिफाई कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना टू अ न्यू जेनर ऑफ मीडियम, सच एज, जैसे फिल्म्स हो जाती हैं, स्टेज प्लेज हो गए, टेलीविज़न स्टोरीज हो गए, ग्राफिक नॉवेल्स हो गए। तो ये जो प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्या? एडजस्टिंग द ओरिजिनल वर्क टू फिट न्यू फॉर्मेट्स, रिक्वायरमेंट्स एंड पोटेंशियली अ न्यू कल्चरल और टेम्परेरी सेटिंग। मतलब जितनी भी जो ये हम बात कर रहे हैं अडेप्टेशन की, मतलब रूपांतरण कर देना, किसी चीज़ को चेंज कर देना। मतलब जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें होती हैं ना, जैसे उपन्यास हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, नाटक हो गए, उनको किसी और क्रिएटिविटी के ज़रिए, मीडियम के ज़रिए, जैसे फिल्में हो गई, नाटक हो गए, है ना, TV स्टोरीज हो गई, उनके द्वारा उनको एक अलग ही इस प्रक्रिया के अंतर्गत, ट्रांसफॉर्मिंग के थ्रू उसको चेंज कर देना। तो इसको जो है, ये जो एक जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें होता क्या है कि जितनी भी जो एक नया कल्चरल और जो एक प्रक्रिया में जो प्रोसेस होता है, उसमें जो नई कृति होती है, जो नया एक फॉर्मेट होता है, उसको रिक्वायर्स करके, उसकी पोटेंशियली को चेंज करके एक टेम्परेरी सेटिंग के ज़रिए इसको ओरिजिनल वर्क को उसको फिट कर देना होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी और इसको आगे बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा ये भी बता सकते हैं कि अडेप्टेशन जो है, इट्स एन एक्टिव इंटरप्रेटिव प्रोसेस रादर देन ए मेयर रिप्रोडक्शन और अ सेकेंडरी फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है, आर्ट, इस तरह से आप बता सकते हैं। ये इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि इट इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग और ऑल्टरिंग द सोर्स मटेरियल्स टू सूट द न्यू फॉर्म एंड स्पेसिफिक कंडीशंस, जिसमें दैट इज कीपिंग द कोर थीम और नैरेटिव स्पिरिट इंटैक्ट वाइल पोटेंशियली चेंजिंग प्लॉट डिटेल्स, कैरेक्टर डायनामिक्स और कल्चरल सेटिंग्स की बात की जाती है। जहाँ पर अब मैं कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ सो दैट इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। अंडरस्टैंडिंग अडेप्टेशन।
अंडरस्टैंडिंग अडेप्टेशन के ज़रिए हम अब जो की एस्पेक्ट्स होते हैं इसके या फिर आप बोल सकते हो कि की एस्पेक्ट्स ऑफ अडेप्टेशन इन लिटरेचर और मीडिया स्टडीज़। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा तो ये मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। सबसे पहला हमारा आएगा इंटरटेक्सुअलिटी। इंटरटेक्सुअलिटी क्या होता है कि अडेप्टेशंस एग्जिस्ट इन अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस रेफरेंसेस। ठीक है, engaging in a dialogue with the original text and other adaptations which enriches the overall cultural understanding of the story। ठीक है, मतलब कहने का है कि जो ओरिजिनल वर्क होता है, जो इस चीज़ को हम इस तरह से बता सकते हैं कि अडेप्टेशन क्रिएट्स अ नेटवर्क ऑफ रिलेटेड टेक्स्ट जो एनकरेज करता है टू द डायलॉग्स बिटवीन द ओरिजिनल वर्क, कि जो एक ओरिजिनल वर्क हो चुका होता है ना, कुछ भी ओरिजिनली जो लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसको किस तरह से शिफ्ट किया जाता है इन अ न्यू फॉर्म, और नॉलेज ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफन इट एनहेंसेस द अंडरस्टैंडिंग और एप्रिशिएशन ऑफ द अडेप्टेशन। ठीक है, सेकंड है फिडेलिटी डिबेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। अडेप्टेशन कैन रेंज फ्रॉम बीइंग एक्सट्रीमली फेथफुल टू द सोर्स मटेरियल्स। सोर्स मटेरियल क्या होते हैं, जैसे लिटरल अडेप्टेशंस की हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे जो मैं एज आई टोल्ड यू कि अडेप्टेशन कैन रेंज फ्रॉम बीइंग एक्सट्रीमली फेथफुल टू द सोर्स मटेरियल, जो होता है लिटरल अडेप्टेशंस की हम बात करें, टू टेकिंग सिग्निफिकेंट क्रिएटिव लिबर्टीज़। वो कौन कौन सी होती है, लूज हो गया, रेडिकल अडेप्टेशंस हो गया, समटाइम इवन चेंजिंग द कल्चरल और टेम्पोरल सेटिंग्स। ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है ट्रांसपोजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, पहले इसकी बात करते हैं कि ट्रांसपोजिशन ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम, माध्यम जिसको हम बोलते हैं। तो प्राइमरी एस्पेक्ट ऑफ एडेप्टेशन इज द शिफ्ट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, जैसे कि फ्रॉम द रिटन वर्ड्स, कुछ जो रिटन वर्ड्स होते हैं इन अ नॉवल, किसी भी नॉवल में जो वर्ड्स लिखे होते हैं, उनको विजुअली और ऑडिटरी एक्सपीरियंस के साथ एक फिल्म में, एक मूवी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, वो हो गया ट्रांसपोजिशन। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन को भी आप ऐसे बता सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनको किसी भी मीडियम के ज़रिए, किसी भी सेकेंडरी मीडियम के ज़रिए आप उस जो भी लिटरेरी वर्क्स जो भी हुआ है, चाहे नॉवल है, कोई भी पोएम लिखी गई है, कोई प्ले लिखा गया, तो उसको अनदर मीडियम के माध्यम से किसी और मूवी में या फिर कुछ म्यूज़िक में या कुछ भी क्रिएटिव चीज़ में कुछ विजुअलाइज करके उसको ट्रांसफॉर्म कर देना, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन में उसको ऐड कर सकते हैं। फिर है कल्चरल कंटेक्स्ट के बारे में। कल्चरल कंटेक्स्ट होता है कि अडेप्टेशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइम। जितने भी अडेप्टेशन होते हैं ना, वो टाइम के ज़रिए, समय के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होते हैं। टाइम, कल्चर, ठीक है, और सोशली इफेक्टेड होते हैं, इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड ऑफन, इसको आप बोल सकते हैं कि एंड इट ऑफन रिफ्लेक्टिंग कंटेम्प्रेरी वैल्यूज़ और मेकिंग सोशल कमेंट्री और ऑन करंट इश्यूज़। ठीक है, एक और मैं पॉइंट इसमें डाल देती हूँ, फिफ्थ, क्रिएटिव फ्रीडम। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट के रूप में। क्रिएटिव फ्रीडम क्या होता है कि अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट होता है अडेप्टेशन में अबाउट थियरी कंसर्न्स, फिडेलिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और फेथफुलनेस के लिए यहाँ पर बात होती है, फेथफुलनेस टू द सोर्स टेक्स्ट के। वाइल सम अडेप्टेशंस एम टू बी वेरी ट्रू टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, वहीं पर मैनी टेक्स क्रिएटिव लिबर्टीज़ जैसे नोन एज कंटेम्प्रेरी हो गया, कमेंट्री हो गया और एनालॉगी हो गया, तो ये एनहेंस करती हैं द स्टोरी फॉर द न्यू मीडियम। स्टोरी के न्यू मीडियम के लिए, पोटेंशियलिटी के लिए, चेंजिंग प्लॉट्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए और एंडिंग्स के लिए। ठीक है, उसको ये क्या करते हैं, क्रिएटिव एनहेंस करते हैं क्रिएटिव रूप में। तो ये हमारा एक नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका एक और पॉइंट बनाते हैं।
चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में फर्स्ट आप लिखेंगे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ठीक है, ये जो नावल था, दिस नावल वॉज सक्सेसफुली अडेप्टेड इनटू अ सीरीज ऑफ फीचर फिल्म्स बाय पीटर जैक्सन। ठीक है, नाम याद रख लेना। इसमें क्या था कि ये जो नावल था, इट वॉज लार्जली फेथफुल टू द सोर्स मटेरियल वाइल मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द सिनेमेटिक फॉर्मेट। ठीक है, सेकंड है प्राइड एंड प्रेजुडिस। जेन ऑस्टिन का एक नावल था दैट हैज़ बीन अडेप्टेड न्यूमरस टाइम्स इनटू फिल्म्स। इस पर काफ़ी बार जो है फिल्म भी बन चुकी हैं। ठीक है, ये आप बता देना, टेलीविज़न सीरीज़ बनी है और इवन मॉडर्न जो रैटलिंग्स होती हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं, ईच ऑफरिंग इन अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द थीम। ये जो नावल है इसकी थीम और इसके कैरेक्टर के बारे में जो है हर बार एक नया इसको नए तरीके से इंटरप्रेट किया गया है इसमें। सेकंड है थर्ड देवदास के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये एक फेमस बंगाली नावल था बाय शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इन्होंने लिखा था। एंड दिस वाज आल्सो अडेप्टेड इनटू मूवीज़। सबने देखी होगी ना, शाहरुख खान वाली, दिलीप कुमार वाली भी, विथ डिफरेंट डायरेक्टर्स ब्रिंगिंग देयर यूनिक विजन टू द स्टोरी। मतलब इसकी जो स्टोरी थी उसको मूवीज़ के ज़रिए इन्होंने शिफ्ट करके एक यूनिक विजन बना दिया था, जिस मतलब एक शिफ्ट हो गया ना ये उसी जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर है हैमलेट। हैमलेट शेक्सपियर का एक प्ले था जिसके ऊपर काफ़ी सारी मूवी बनाए गए हैं इसको अडेप्टेशन के ज़रिए, इंक्लूडिंग मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस लाइक क्लेयर मैककार्थीज का जो ओफेलिया है जो 2018 में लिखा गया था, दैट रिटेल्स द स्टोरी फ्रॉम ओफेलियाज पर्सपेक्टिव, उसका डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ अडेप्टेशंस कैन शिफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फिर है मालगुडी डेज। इसके बारे में तुम लोग जानते ही होंगे। मालगुडी डेज जो है वो R.K. नारायण का लिखा हुआ एक शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैं विच वॉज अडेप्टेड इनटू अ सक्सेसफुल इंडियन टेलीविज़न सीरियल। ठीक है, ये 1980 में आया था और इसके बाद दैट वाज शो केसिंग द ट्रांजिशन ऑफ लिटरेचर इनटू अ स्मॉल स्क्रीन। मतलब ये पूरा एक लिटरेचर का ही पार्ट था, बट उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करके इसको एक स्मॉल स्क्रीन मतलब एक टीवी के ज़रिए उसको चेंज करके, मतलब उन स्टोरीज़ को, एक जो लिखी हुई स्टोरीज थी उसको विजुअलाइज करके उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको किस तरह से एक स्क्रीन पर दिखाने के लायक उसको बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है अडेप्टेशन के अंडर ही आती हैं। इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देना। ठीक है, कंक्लूजन में आपको सारी बातें यही लिखनी है जो हम अभी तक पढ़ते आए। ओके, तो जितना भी हमने यहाँ पर पढ़ा है ये इसका थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन में 5-6 लाइनें ज़रूर लिख देना। बाकी जितना भी ये हमने अडेप्टेशन की बात की है, ये अडेप्टेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द डायग्ना एज इंटीग्रल टू द नैरेटिव ऑफ भीमियाना। भीमियाना से भी हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो भीमियान को अच्छे से करके जाना। अभी हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमेशा लिखा करो, जब भी क्वेश्चन लिखते हो ना, छोटा सा 7-8 लाइन का लिख दिया करो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो डिग्ना पैटर्न्स होता है ये होता क्या है, इट्स अ ट्रेडिशनल प्रधान गॉन वॉल। ठीक है, गॉन वॉल आर्ट। ओके, और इसके साथ साथ ये फ्लोर आर्ट भी होती है। फ्लोर आर्ट मतलब दीवारों पे जो कला करी जाती है ना वो, और फर्श पर करने वाले जो कला थी उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो डिग्ना है डायग्ना जो है, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉमिक पैनल्स इनटू ऑर्गेनिक और एंड इट आल्सो फ्लोइंग स्पेसेस दैट विजुअलाइज लाइक अम्बेडकर्स स्ट्रगल। ठीक है, सबवर्टिंग ट्रेडिशनल गट्स फॉर इमोशनल डेप्थ, उसको सिम्बोलाइज करता है कल्चरल कनेक्शंस को, एंड इट ऑल्सो अलाउइंग पास्ट और प्रेजेंट। ठीक है, किस लिए, पास्ट प्रेजेंट नैरेटिव्स टू ब्लेंड और क्रिएटिव अ यूनिक इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट ऑपरेशन बियॉन्ड मेयर इलस्ट्रेशन।
ठीक है। तो ये जितने भी साइनेसिस लाइंस हैं ये एक ब्रिज बनाती हैं, विजुअलाइज करती हैं एंड नैरेटिव गैप्स को गिविंग रूम टू ब्रीथ टू मार्जिनलाइज एक्सपीरियंसेस, ऑल्सो मेकिंग द आर्ट इंसेपरेबल फ्रॉम द स्टोरीज पावर। बस इतना सा इसमें लिख देना। इसके बाद हम लिखेंगे कि कैसे ये एक इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल टू द नैरेटिव ऑफ भीमयाना के बारे में। ठीक, तो इसके लिए कुछ मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ। चलिए एक एक इसको हम एक एक पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहला है ब्रेक्स लीनियर फॉर्म। इसमें हम लिखेंगे कि इंस्टेड ऑफ रिजिड कॉमिक बॉक्सेस, ठीक है, कॉमिक बॉक्सेस ये क्या करता है, डायगोनल पैटर्न्स जो होता है ना वो क्रिस क्रॉस एक तो पैटर्न में बनता है और इट ऑल्सो फ्लोज अक्रॉस पेजेस एंड एट द सेम टाइम इट अलाउज इवेंट्स टू स्पिल ओवर रिफ्लेक्टिंग द चाउटिक इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ कास्ट अप्रेशन। ठीक है, जो एक शोषण था कास्टिज्म को लेकर उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इट कनेक्ट्स पास्ट और प्रेजेंट। कैसे, जो पैटर्न्स होते हैं ना इसमें पैटर्न्स क्या बने होते हैं, सीमलेसली वीविंग हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स। ठीक है, तो द पैटर्न सीमलेसली वेव हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स विद कंटेम्प्रेरी कास्ट वायलेंस, ये आप लोग लिख देना। ठीक है, और उसको लिंक किसके साथ करता है ये, अम्बेडकर्स लाइफ को, उसके उनके बारे में, अम्बेडकर्स लाइफ टू ऑन गोइंग स्ट्रगल एंड क्रिएटिंग अ कंटिन्यूस नैरेटिव ऑफ सबजगेशन। ठीक है, इतना सा लिख देना यहाँ पर। फिर सिंबलाइज करता है कल्चरल आइडेंटिटी को। कैसे करता है, बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ जो गोंडास, जो आर्टिस्टिक एक जो इनका वे था, तो प्रधान गोंडास। ठीक है, द बुक ग्राउंड्स अम्बेडकर स्टोरी इन इंडिजिनियस कल्चर और असर्टिंग दलित आइडेंटिटी एंड रेजिलेंस। ठीक है, इसके बारे में बात हो जाएगी। फिर है इमोशनल रेजोनेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। इमोशनल रेजोनेंस की अगर बात करें तो इसमें आप लिखेंगे कि द एब्स्ट्रैक्ट सिंबॉलिक नेचर ऑफ डायगोना क्रिएट्स अ डीपली पर्सनल और साइकोलॉजिकल रिच, ठीक है, रिच स्पेस evoking trauma and emotion in a way like text alone cannot, making the art of primary or storyteller. फिफ्थ है विजुअलाइज ट्रोमा एंड फ्रीडम की हम फ्रीडम की बात कर लेते हैं कि जो फ्लोइंग लाइंस होती हैं ना दैट कैन रिप्रेजेंट बोथ द सफोकेटिंग नेचर ऑफ कास्ट एंड पोटेंशियल फॉर लिबरेशन and at the same time giving characters a visual space to breathe and express their inner turmoil. Got it? इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि जो डायगोना है, डायगोना इन भीमयाना इज नॉट जस्ट डेकोरेशन। ठीक है, दिस इज द वे स्ट्रक्चर एंड सोल ऑफ द नैरेटिव, मेकिंग the visual language is as crucial as the text in conveying the profound experience of the untouchability. ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जामिन। ये आप लोग लिख लेना, ठीक है, इनको याद कर लेना पॉइंट्स को, और डिस्क्राइब तो तुम लोग कर ही दोगे, थोड़ा सा पढ़ के भी जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ है हमारा, एग्जामिन द नोशन ऑफ द रेड हैरिंग्स इन द मर्डर ऑफ रोजर एक्योर्ड। इसके बारे में भी ना, इस पर भी हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या होगा इसमें। चलिए, द मर्डर ऑफ रोजर एक्योर्ड। अगाथा क्रिस्टी जो है उन्होंने एक मास्टरफुली यूज़ किया है रेड हेरिंग्स। ठीक है, रेड हेरिंग्स का इसके ज़रिए आप बताना क्या है इसमें कि प्राइमरीली थ्रू द अनरिलायबल नैरेटर्स। कौन है, डॉक्टर जेम्स शेफर्ड। वो मिसलीड करते हैं या फिर आप लिखेंगे कि हु मिसलीड्स रीडर्स बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स क्लूज, ठीक है, एंड फोकसिंग ऑन अदर
सस्पेक्ट्स लाइक रॉल्फ पैटर्न हो गया, एंड मेकिंग ट्राइवियल डिटेल्स दैट सीम इम्पोर्टेंट वाइल हाइडिंग हिज ओन गिल्ट, अल्टीमेटली सबवर्टिंग द जेनियर बाय मेकिंग द नैरेटर द किलर एंड चैलेंजिंग रीडर ट्रस्ट इन द स्टोरी इटसेल्फ। इतना सा आपने इंट्रोडक्शन लिख देना है। इसके बाद हम लिखेंगे जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है। तो रेड हेरिंग्स और मिसलीडिंग्स क्या क्या थी इसमें, उसके बारे में हम एक एक करके टॉपिक लेते हैं। तो फर्स्ट है द नैरेटर। नैरेटर कौन है? डॉक्टर शेफर्ड। जो बिगेस्ट रेड हेरिंग है इज़ शेफर्ड हिमसेल्फ, वो खुद ही है इसमें, हु प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ ट्रस्टेड, अपने आप को ट्रस्टेड दिखाता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर दिखाता है, बट सबली मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशंस, क्रिएटिंग डबल मीनिंग्स और फोकसिंग अटेंशन अवे फ्रॉम हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये बात होगी नैरेटर के बारे में। फिर है राल्फ पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि रोजर एक्योर्ड्स का जो नेफ्यू है ही बिकम्स अ प्राइम सस्पेक्ट विद मैनी क्लूज लाइक पॉइंटिंग टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन द डिसअपियरेंस, है ना, और मर्डर के बाद। इसके बाद वो डाइवर्ट कर देता है अटेंशन फ्रॉम द रियल कल्प्रिट का। तो राल्फ पैटर्न के बारे में बात लिख देंगे आप, थोड़ा सा डिटेल लिख देंगे। फिर द ब्लैकमेल प्लॉट, जो ब्लैकमेलिंग का प्लॉट था वो किस तरह से बनाया गया था उसके बारे में बात करेंगे कि जो सीक्रेट ब्लैकमेल ऑफ मिसिस जो फेरार्स हैं विच लीड्स टू हर सुसाइड एंड रोजर एक्योर्ड्स मर्डर। ठीक है, दैट सर्व्स एज अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ मिसडायरेक्शन, ऑल्सो मेकिंग द रीडर focus on past secrets rather than the immediate crime mechanics। तो किस तरह से ये ब्लैकमेलिंग प्लॉट को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, उसके साथ साथ जो रीडर है उसका फोकस किस तरह से शिफ्ट कर देते हैं ये लोग। फिर है ट्राइवियल डिटेल्स के बारे में। ट्राइवियल जो है वो क्रिस्टी, यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्रिस्टी इंक्लूड्स सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स और ऑब्जर्वेशंस। कौन कौन से इसमें, जैसे स्ट्रेंज टेपिंग और कैरेक्टर्स और बिहेवियर। ठीक है, दैट कुड बी रियल क्लूज और क्लेवरली डिस्गाइज्ड रेड हेरिंग्स कीपिंग रीडर्स गैसिंग, मतलब रीडर जो है वो गैस करता ही रह जाता है। फिर हम इसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा अनरिलायबल नरेशन की हम बात कर लेते हैं। तो स्टेफर्ड जो फर्स्ट पर्सन है दैट अकाउंट्स अलाउ हिम टू प्रेजेंट हाफ ट्रस्ट मेकिंग रीडर्स इंटरप्रेट इवेंट्स थ्रू हिज बायस्ड लेंसेज एज सीन व्हेन ही मेंशनिंग ना लाइक बीइंग अपसेट और वरीड। किस तरह से वो अपने आप को अपसेट और वरीड दिखाता है। ठीक है, विच कुड मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर हिम। अनरिलायबल नरेशन मतलब अनरिलायबल कैरेक्टर था वो। साइकोलॉजिकल मिसडायरेक्शन बाय एम्फसाइजिंग द मोटिव्स और सीक्रेट्स ऑफ अदर कैरेक्टर्स। कौन कौन थे? फ्लोरा, ठीक है, और जो हाउसकीपर था वो, एंड द बटलर। ठीक है, नैरेटिव जो है वो डिस्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम द नैरेटर्स ओन साइकोलॉजिकल स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी। सेवंथ है चैलेंजिंग एक्सपेक्टेशंस। द स्टोरी डेलिबरेटली ब्रेक्स डिटेक्टिव फिक्शन रूल्स बाय मेकिंग द नैरेटर द किलर। ठीक है, और फोर्सिंग रीडर्स टू री एग्जामिन एवरीथिंग दे थॉट दे न्यू एंड हाईलाइटिंग थीम्स ऑफ डिसेप्शन और ट्रस्ट। ठीक है, तो ये चैलेंजिंग एक्सेप्टेशन की बात होगी। इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में आप लिखेंगे जो क्रिस्टी है दैट यूजेस रेड हेरिंग्स नॉट जस्ट एज फॉल्स क्लूज। ठीक है, फॉल्स क्लूज के रूप में ही उसको यूज़ नहीं करते हैं, बट एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द नैरेटिव स्ट्रक्चर। Then, with the narrative himself being the ultimate misleading clues, making the murder of Roger Ackroyd is a landmark for its innovative use of misdirection। बस इतना सा लिख देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ना, ये पार्ट सी से आएगा, और जो पार्ट सी है उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ पर 500 वर्ड में आपको
आंसर लिखना है और ये क्वेश्चन 20 नंबर का होने वाला है। ठीक है, अभी तक जो हमने किए हैं ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन थे, अभी जो होने वाला है वो 20 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले। तो इस पार्ट में से सबसे जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो 6 क्वेश्चन है कि डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन इंग्लिश पॉपुलर फिक्शन एंड द लिटरेरी कैनन। इसको हम करने वाले हैं यहाँ पर। हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे कि इंडियन इंग्लिश पॉपुलर फिक्शन लाइक कौन कौन है, चेतन भगत हो गए और उनकी जो थ्रिलर्स हैं और अर्बन फैंटेसी है उसके बारे में, ये एग्जिस्ट करते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स ओपन टेंस रिलेशनशिप विद द ट्रेडिशनल लिटरेरी कैनन। ठीक है, इसके बाद ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय सीरियस पोस्ट कॉलोनियल वर्क्स, जिनमें आप नाम लिख सकते हैं रुश्दी, ठीक है, सलमान रुश्दी थे ना, और रॉय, इनके नाम लिख सकते हैं। और क्लासिकल टेक्स्ट पॉपुलर फिक्शन चैलेंजेस दिस कैनन बाय बीइंग मोर डिलेटेबल, कमर्शियली सक्सेसफुल और रिफ्लेक्टिंग कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसके साथ साथ फोर्सिंग academia to reconsider what constitutes literature, ठीक है, and expand the canon to include genre fiction, thus redefining literary values और broadening readership। बस इतना सा लिखते हैं ना। इसके बाद हम पॉइंट वाइज इसको आगे लिखेंगे, जो डिस्कस हमें क्या करना है रिलेशन के बारे में। तो जो ट्रेडिशनल कैनन है और जो उसकी लिमिटेशंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बनेगा द ट्रेडिशनल कैनन एंड इट्स लिमिटेशन। इसमें इसका भी एक सब पॉइंट बनेगा जिसका नाम है कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में। हिस्टोरिकली द इंडियन इंग्लिश लिटरेरी कैनन है ना, ये फोकस करता है ऑन अ सब्जेक्ट फ्यू राइटर्स लाइक राजा राव हो गए, ठीक है, राजा राव हो गए, और आर के नारायण हो गए, सलमान रुश्दी हो गए, अरुंधति रॉय हो गए, हुज वर्क्स एक्सप्लोर्ड पोस्ट कॉलोनियल थीम्स विद कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स ऑफन अडेयरिंग टू वेस्टर्न मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करते हैं। फिर है मार्जिनलाइजेशन ऑफ पॉपुलर फिक्शन, जेनर्स लाइक क्राइम, ठीक है, रोमांस और फैंटेसी, ठीक है, दीज वर ऑफन डिसमिस्ड बाय एकेडमिया एज फॉर्मुलाइक और एंटरटेनिंग और स्पेसिस्ट, ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑन द लिटरेरी मार्जिन्स डिस्पाइट मास अपील। तो मार्जिनलाइजेशन ऑफ पॉपुलर फिक्शन की यहाँ पर बात हो जाती है। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट बनता है, राइज ऑफ पॉपुलर फिक्शन एंड इट्स अपील। इसमें पहला पॉइंट बनेगा रिलेटिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी। पॉपुलर फिक्शन जो होते हैं ना, दैट यूजेस लूसिड लैंग्वेज और एड्रेसेस कंटेम्प्रेरी इंडियन रियलिटीज़, जैसे अर्बन लाइफ, ठीक है, अर्बन लाइफ के बारे में बात करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, and creates accessible world attracting a new diverse readership, ठीक है। फिर है कमर्शियल सक्सेस। कमर्शियल सक्सेस लाइक ऑथर्स जितने भी होते हैं, लाइक चेतन भगत हो गए, अमीश त्रिपाठी हो गए, अदर जितने भी हैं, अदर अचीव्ड देयर मासिव सेल, जिन्होंने अपने जो नॉवेल्स हैं, जो उनकी राइटिंग्स है, वो एक मासिव लेवल पर जिनकी सेल्स हुई है। रिवॉल्व दैट ऑल्सो revolutionizing the publishing industry or providing popular fictions economic viability। तो एक कमर्शियल रूप में भी इस चीज़ को किस तरह से सक्सेस मिली है उसके बारे में आपको बता देना। जितने भी राइटर्स के आप नाम लिख सकते हैं, जितने याद रह जाते हैं उनके बारे में लिखते हैं ना आप, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा बनेगा, यस, नेक्स्ट हमारा चैलेंजेस ऑफ द कैनन, ठीक है। उस कैनन के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। रीडिफाइनिंग लिटरेचर। तो रीडिफाइनिंग लिटरेचर का मतलब हो गया कि जो पॉपुलर फिक्शंस होते हैं ना, वो दैट डिसरप्ट्स द आइडिया ऑफ अ फिक्स्ड कैनन और प्रमोट करते हैं या प्रोमोटिंग क्रिटिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट क्वालिफाइज एज इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि इम्पोर्टेंट को क्या क्वालिफाई करता है। रिकग्नाइज
सॉरी लिटरेचर एंड आर्ग्यू, जैसे डायलॉग ए, जितने भी जो आप इसमें लिख सकते हैं, जितना आपको याद रह जाता है उसने यहाँ पर लिख देना। ठीक है, तो पॉपुलर फिक्शन डिस्टर्ब्स करता है द आइडिया ऑफ फिक्स्ड कैनन, प्रॉम्प्टिंग क्रिटिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट क्वालिफाइज एज इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्कॉलरली रेसेसमेंट। ठीक है, न्यू एडिटेड वॉल्यूम्स और जो रिसर्च हुई है लाइक इंडियन पॉपुलर फिक्शन रीडिफाइनिंग द कैनन, ये एनालाइज करती हैं उनको दिस जैनर्स को, रिकग्नाइजिंग देयर क्रिटिकल पोटेंशियल इन एक्सप्लोरिंग आइडियाज इंडियाज चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक क्या लैंडस्केप की बात हो रही है यहाँ पर। फिर है करिकुलम इंक्लूजन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना इन इंडिया दैट एनकरेजेस इनकॉर्पोरेटिंग पॉपुलर जेनर्स, फोर्सिंग यूनिवर्सिटीज टू कन्फ्रंट द एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रेडिशनल कैनन्स। ठीक है, एंड क्रिएट मोर इंक्लूसिव करिकुलम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा द इवॉल्विंग रिलेशनशिप, ये हमारा पॉइंट बनेगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन। तो जो रिलेशनशिप है हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम पॉपुलर फिक्शन being ignored to it being studied as a vital part of contemporary Indian literary expression. ठीक है, और challenging western centric literary hierarchies. hybridity, पॉपुलर टेक्स्ट जो हैं वो ब्लेंड होते हैं इंडिजिनियस थीम्स विद ग्लोबल जेनर्स लाइक फैंटेसी बेस्ड ऑन हिंदू मैथोलॉजी। ठीक है, और क्रिएटिंग यूनिकली इंडियन नैरेटिव्स दैट आर बोथ पॉपुलर और क्रिटिकली इंगेजिंग। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन हम लिख देंगे। कंक्लूजन में लिखेंगे कि पॉपुलर इंडियन इंग्लिश फिक्शन एक्ट्स एज अ डिस्ट्रप्टिव फोर्स एंड pushing the traditional canon to evolve by demanding recognition for its mass appeal, cultural relevance or ability to articulate the complexities of modern India. ठीक है, और thereby expanding the way definition of Indian literature, आप इस तरह से थोड़ा सा लिख सकते हैं। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।